नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का खबरों का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश में हर परिवार की अलग परिवार आईडी और फैमिली पासबुक बनाए जाने की प्रक्रिया की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के लिए जो संकल्प लिया गया है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत उत्तर प्रदेश की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। इसे लेकर प्राप्त 78,000 आवेदन में से 33,000 से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि इस योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे। इसे लेकर तैयार होने वाला डेटाबेस योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण और जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण में सहायक होगा। मतलब ये है कि जब ये डेटाबेस तैयार हो जाएगा तो सरकारी योजनाओं का जो लाभ हो रहा है वो आपको समय से मिल रहा है या नहीं, इसकी सारी इंक्वायरी इस डेटाबेस के माध्यम से होगी। कोई परेशानी जनता को ना हो, सरकारी सुविधाएं बहुत सरल तरीके से लोगों तक पहुँचें, इस डेटाबेस की इसलिए आवश्यकता है। साथ ही परिवार आईडी के माध्यम से जो डेटाबेस मिलेगा उसके आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को छटनी करके उनको चिन्हित करके रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उन लोगों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 3.61 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, जबकि ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं वो अपने जो एक पोर्टल बनाया गया है https:/familyid.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिए हैं कि इस योजना के तहत परिवार की पासबुक भी तैयार कराई जाए। इससे प्रदेश के हर परिवार के स्वावलंबन और सशक्तिकरण का अभियान पूरा किया जा सकेगा। साथ ही हर एक परिवार को मिल रही शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण भी इसमें मिलेगा। परिवार आईडी से राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवशेष लाभार्थी परक योजनाओं को लिंक किया जाएगा। वहीं आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश का आधार और उसके बाद परिवार आईडी से ही ये सब लिंक किया जाएगा। इसलिए आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा और आपको इस पर अपना पंजीकरण करा लेना चाहिए। पिछले कुछ दिन से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां पर उनके दिए जा रहे बयान हमारे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं और भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का पूरा मौका मिल रहा है। आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता अयोग्य किए जाने पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 2004 में जब मैंने राजनीति शुरू की थी तब मैंने कभी सोचा भी था कि इस देश में चल क्या रहा है। ये मेरी सोच के दायरे से बहुत बाहर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सज़ा मिली है और लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। राहुल ने कहा कि राजनीतिक तौर पर इससे ज़्यादा मुझे बड़ा मौका मिला है, शायद उस मौके से बड़ा कुछ जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। राजनीति कुछ इस तरह से ही काम करती है। मार्च में राहुल गांधी को सूरत ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वायनाड लोकसभा सीट से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कुछ भारत में संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि सांसद के रूप में बर्खास्तगी ने संसद में बैठने की तुलना में एक बड़ा अवसर दिया है। राहुल ने स्टैनफोर्ड में कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ये सब 6 महीने पहले से शुरू हो गया था। राहुल ने कहा कि हम सब संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष भारत में संघर्ष कर रहा है, कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि विपक्ष की सभी पार्टियां इस तानाशाही से परेशान हैं। जब भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उन संस्थानों पर कब्जा कर लिया जाता है और उनका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वह घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए विदेशी मदद मांग रहे हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी से समर्थन नहीं मांग रहा, मुझे पता है कि हमारी लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। हाँ, यहाँ भारत के युवा छात्र हैं और मैं उनसे संवाद करना चाहता हूँ और ऐसा करना मेरा अधिकार है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को भी लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनके कठिन सवालों के जवाब देने चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग की चाकू से गोदकर की गई हत्या के मामले में बहुत ज़्यादा देश में गुस्सा है, लेकिन इस मामले की एक बड़ी सच्चाई ये है कि हत्याकांड का आरोपी लगातार बयान बदल रहा है। आरोपी साहिल पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी बताते हैं कि वो बहुत शातिर है और बार बार बयान बदल रहा है। आरोपी से जो सच और हत्याकांड की कड़ी को जोड़ने के लिए अब पुलिस अधिकारी उसका साइको एनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस टेस्ट के जरिए विशेषज्ञ आरोपी से बातचीत कर हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को भी जोड़ेंगे। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले की पुष्टि नहीं कर रही है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही ये टेस्ट कराया जा सकता है। इस मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि केस की तह तक जाने के लिए साहिल का टेस्ट कराने की योजना पर विचार चल रहा है। मनोचिकित्सक इस टेस्ट को करेंगे। करीब 3 घंटे तक चलने वाले इस टेस्ट में साहिल के परिवार, उसके दिनचर्या, दोस्त, रिश्तेदार और अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जिंदगी में उसके सपने और रहन सहन के बारे में भी जानने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा करने के बाद एक्सपर्ट साहिल के दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकेंगे। इससे पहले श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया था और इससे पुलिस को जांच में बहुत लाभ मिला था। उधर यह भी पता चला है कि पूछताछ में आरोपी साहिल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि साक्षी की मौजूदगी में उसके दोस्तों ने उसका अश्लील मजाक उड़ाया था। इसके अलावा धमकी मिलने से आग बबूला साहिल ने हत्या की खौफनाक साजिश रच ली थी। उसने तय कर लिया था कि उसे साक्षी या उसके दोस्तों में से जो भी मिल जाएगा वो उसी को मार देगा। और उसने ये भी अपने मन में ठान लिया था कि चाकू से तब तक वार करेगा जब तक जान नहीं निकल जाएगी। पुलिस पूछताछ में खुलासा साहिल ने किया है कि बाहरी उत्तरी जिले के ये पुलिस अधिकारी बताते हैं कि साहिल ने बताया कि वो साक्षी को 1.5 साल से जानता है। पिछले 4 महीने से उसकी दोस्ती थी। वारदात वाले दिन 27 मई से एक दिन पहले साहिल को बाजार में साक्षी, उसकी सहेली और दोस्त अजय झबरू मिले थे। यहाँ अजय ने उसका अश्लील मजाक उड़ाया था, साथ ही साक्षी से दूर रहने की धमकी भी दी थी। मजाक उड़ाने पर साहिल को गुस्सा आ गया। मौके से जाने के बाद जब वो लोग चले गए उसने नशा किया। इसके बाद तय किया कि साक्षी, सहेली, अजय तीनों में से जो भी मिलेगा वो उसकी हत्या कर देगा। आरोपी को उस दिन साक्षी अपने एक सहेली के घर जाते हुए मिल गई। साक्षी के दोस्तों ने भी इस मामले में बताया कि हाँ, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। जांच में कई पहलू सामने आ रहे हैं। एक कि पुराने दोस्त से जब साक्षी की नज़दीकी बढ़ गई और साहिल से वो दूर जाने लगी तो इस बात पर साहिल नाराज़ हो गया। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया। साक्षी उसे दरकिनार करके दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी जिससे पहले से ही उसकी दोस्ती थी। साक्षी ने साहिल का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था और इसी बात का वो बदला लेना चाहता था। आरोपी बताता है कि उसकी साक्षी दूरियां बढ़ती जा रही थीं। वह उसके करीब आने का प्रयास कर रहा था। साक्षी उसे फ़ोन पर धमकाने लगी। उसके बाद उसने साक्षी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। घटना से पहले उसने शराब पी। साक्षी को उसने उसी जगह पर मारा जहां झबरू ने उसे धमकी दी थी। पुलिस बताती है कि इस हत्याकांड से जुड़े सभी साक्ष्यों को एकत्र किया जा रहा है ताकि उसे जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। यह भी जांच में सामने आया है कि साहिल ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो चाकू खरीदा था वो उसे हरिद्वार से खरीद कर लाया था। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब बुलेटिन। गौतम बुद्ध नगर में 14,000 करोड़ से अधिक का घपला पकड़ा गया है। कुछ लोगों ने एक गिरोह बनाकर सरकार को जीएसटी के माध्यम से हजारों करोड़ का चूना लगा दिया। इनका नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है
जो फर्जी कंपनी बनाकर सरकार को 14,000 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगा चुके हैं। इनके पास से पुलिस ने करीब 13 लाख रुपए नकद, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने देश के अलग अलग राज्यों में फर्जी कंपनियां खोलकर जीएसटी क्लेम करके सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले की जांच कर रही सेक्टर 20 पुलिस और नोएडा साइबर सेल ने जांच के बाद अश्वनी पांडे, यासीन शेख, दीपक मुजरानी, विनीता, विशाल सिंह, आकाश सिंह, अतुल सेंगर, राजीव आदि को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, नकदी आदि बरामद किया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि यासीन शेख फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन कराने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मास्टरमाइंड है। कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद वह दीपक मुजरानी को 1.5 से 2 लाख रुपए में बेच देता है। दीपक मुजरानी उस कंपनी को अन्य लोगों को 8 से 10 लाख रुपए में बेचता है। ये लोग फर्जी बिल जनरेट करके लाखों रुपए की खरीदारी दिखाते हैं और जीएसटी के इनपुट का लाभ उठाते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये लोग फर्जी बिल तैयार करके टैक्स चोरी करने वाले गैंग के लोगों को भी देते हैं। पुलिस का कहना है कि 2650 कंपनियां इन लोगों ने अब तक फर्जी तरीके से बनाकर बेचना स्वीकार किया है, जबकि 800 कंपनियां इन्होंने बना ली हैं जिन्हें वो बेच नहीं पाए थे। फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा के ओरिजिनल जीएसटी का नंबर डेवलप करवा के उसको जनरेट करवा के फर्जी इनवॉइस पैदा करके अन्य चैनलों के माध्यम से उस जीएसटी क्रेडिट को मोनेटाइज कराने का एक लंबा रैकेट पकड़ा गया है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे 2600 से अधिक कंपनियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया है, जिनके एकदम सटीक जीएसटी पिन और नंबर पाए गए। इस कंपनी को, इस फर्जीवाड़े को करने वाले, जो रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी हैं दीपक मुरजानी और उनका जो गैंग है, उसके पास 6,35,000 से ऊपर का पैन कार्ड का डेटा भी ऑनलाइन पाया गया है। उन्होंने बताया कि ये लोग औसतन एक कंपनी से 5 से 10 करोड़ की टैक्स चोरी करते हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक 15,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स चोरी इन आरोपियों ने की है। इस मामले में जीएसटी विभाग और अन्य विभाग के लोगों की क्या मिलीभगत है, इसकी भी जांच की जा रही है। देश के अन्य एजेंसियों को भी इस खुलासे की सूचना दे दी गई है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी भारत के विभिन्न राज्यों में जीएसटी का लाभ उठाने का अपराध करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के नवी मार्केट स्थित एमबी गर्ल्स स्कूल में स्वनिधि योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां जिलाधिकारी आर.के. सिंह की मौजूदगी में 150 लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। गाजियाबाद में नवी मार्केट स्थित नगर निगम के एमबी गर्ल्स स्कूल में डोडा विभाग की ओर से स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री और सांसद वीके सिंह उपस्थित रहे। यहाँ डीएम आर.के. सिंह, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव और डूडा के परियोजना डायरेक्टर संजय कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 150 गरीबों को स्वनिधि प्रमाण पत्र दिए गए। सांसद वीके सिंह ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार हमेशा गरीबों का ध्यान रखती है। स्वनिधि योजना के माध्यम से गरीबों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रदेश भर में गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को रोजगार का बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2 वर्ष पहले स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। आपको याद होगा कि कोरोना काल में ये वर्ग ऐसा था जो किसी उसमें श्रेणी में फिट नहीं होता था, जिसकी देखभाल की। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय इनके लिए 1,000 रुपये की राशि दी थी, इनका पंजीकरण करके इनको दिया जाए हर माह, ताकि अपना घर चला सकें। फिर स्वनिधि योजना शुरू हुई, इसके अंदर कई इनको लाभ दिए गए हैं। 10,000 का लोन जो है वो दिया गया है, जिसकी पेमेंट अगर हो जाती है तो 20,000 के लोन के लिए ये उसके पात्र बन जाते हैं। साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन पे बहुत जोर है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जब होता है तो सीधा पैसा बैंक में जाता है, इनको उस पर कुछ छूट भी मिलती है। ये एक ऐसी योजना है जो इनको स्वावलंबी बनाएगी, अपने पैरों पे खड़ा करेगी और इस क्षेत्र के अंदर लोगों को जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जिसको 50,000 का लोन मिलेगा, साफ है कि उसका कारोबार बढ़ा है। अगर कारोबार बढ़ेगा तो 1-2 आदमियों को और लगाएगा। इस योजना के तहत डूडा की ओर से रेहड़ी पटरी वालों को 10 से 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वो अपना कारोबार बढ़ा सकें। नियम के अनुसार पहले लिया गया पैसा लौटाने के बाद ही अधिक पैसा देना मंजूर किया जाता है।
डूडा की ओर से सुनिधि महोत्सव में रेहड़ी पटरी वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान डूडा की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार की गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। महोत्सव में फूड स्ट्रीट आदि रेहड़ी भी लगाई गई। डूडा की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में जुए का काला कारोबार चल रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने पर होटल में छापा मारा। यहां 15 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 31/1 की रात में थाना इंदिरापुरम पुलिस को द्वारा मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि वसुंधरा स्थित ग्रांड वैली होटल में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने का कार्य किया जा रहा है। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस ने इंस्पेक्टर इंदिरापुरम के नेतृत्व में वहां पे छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान हम लोगों को वहां पे कुल 13 अभियुक्त और 2 अभियुक्ताएं जुआ खेलते हुए पकड़े गए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने सभी जिलों में प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर यूनियन के कार्यकर्ता एकत्र हुए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर जंतर मंतर पर पहलवानों को विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही किसानों ने सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। यूनियन का कहना है कि महिला पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। केंद्र सरकार पहलवानों से अपने वायदे निभाने में विफल रही। ऐसे में पहलवानों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यूनियन का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने देरी से सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और अब जांच को आगे बढ़ाने में भी देरी कर रही है। उस पर सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे पहलवानों को वहां से हटा दिया, जो गलत है। यूनियन ने कहा है कि पहलवानों को धरना जारी रखने की अनुमति दी जाए। महिला पहलवानों के साथ गलत व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से .32 की पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस आगे की जानकारी ले रही है। पता चला कि एक व्यक्ति जो कि बेसमेंट में छुपा हुआ है, उसके पास एक नाजायज़ असलहा है और वो उस असलहे से कोई घटना कारित करने के लिए आमादा है। तत्काल मौके पर पहुंच के मुखबिर द्वारा किए गए इशारे के बाद उपयुक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में नाबालिग की हत्या से हिंदू संगठनों में उबाल है। आज गाजियाबाद में कई हिंदू संगठनों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी देने की मांग की गई है। मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरोपी युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बीच सड़क पर नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो भारी पत्थर से लड़के को उछल दिया। मंच ने कहा कि यह निर्मम हत्या कहीं न कहीं समाज में भय उत्पन्न करती है। ऐसी मानसिकता वालों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल है। फांसी दो, 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 फांसी दो। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि असली धर्म और पहचान छिपाकर लव जिहाद के तहत लड़कियों को फंसाने वाले लोगों के खिलाफ संसद में कड़ा कानून बनाया जाए और अपराध सिद्ध होने पर ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। साक्षी के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।